हमारे मसीहा का था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का था, और उस त्याग को बाबा साहब ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। अपने परिवार, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, भूखे प्यासे रहे, कितना कितना पढ़ाई किए, उस त्याग को उन्होंने जाया नहीं किया, बल्कि भारत का संविधान लिख के हमारे लिए वो त्याग करने का जो था ना, जो हमारे लिए संघर्ष का दौर था, उसको खत्म कर दिया। कहा हमने तो संघर्ष कर लिया, लेकिन मैं तुमको संविधान देके, हक अधिकार देके तुम्हारे लिए संघर्ष का नया दरवाजा खोल रहा हूं। अब तुमको पढ़ने का अधिकार रहेगा, नौकरी का अधिकार रहेगा, मान सम्मान का अधिकार रहेगा। ये जो तमाम अधिकार भारत के संविधान से मिले थे बहन जी, बाबा साहब सपना लिए थे दिल में कि तमाम जो अधिकार हैं, इन अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुमको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और उस वोट के अधिकार की कीमत बाबा साहब चाहते थे कि हम लोग समझें, लेकिन बाबा साहब समझा नहीं पाए, दुनिया से चले जाते हैं। साहब कांशी राम आते हैं, और जब साहब कांशी राम बाबा साहब को पढ़ते हैं, वोट की कीमत को जानते हैं, और बाबा साहब के संदेश को मानते हैं कि संदेश था कि पढ़ने का अर्थ केवल अपने नौकरी करना, अपने परिवार को पालना नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना। तो सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं साहब कांशी, एक झटके में इस्तीफा दे देते हैं। सोचते नहीं है कि मुझे क्या करना है, उनको लगता है कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, मैंने बाबा साहब को पढ़ लिया। और जिस उम्र में और जिस समय में साहब कांशीराम ने नौकरी छोड़ी बेटा ना, आज आपको छोटा सा प्रलोभन मिल जाए, एक छोटी सी नौकरी का मिल जाए, तो आप अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हो कि पहले जाए नौकरी करें। हमारे साहब कांशीराम सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए समाज के लिए कि नौकरी की ऐसी की तैसी, लेकिन समाज को जागरूक मैं करके रहूंगा, ऐसा ठाने की एक एक दो दो आदमी से मीटिंग करते 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 वो कारवां बढ़ा। जाने कितनी रातें, जाने कितने दिन भूखे प्यासे साहब कांशीराम ने बिताई। और साहब आप जैसे लोग इकट्ठा हो, ऐसे साहब लोगों से कहते थे एक दिन हमारी सरकार बनेगी, एक दिन हम हुक्मरान बनेंगे, एक दिन हम राजा बनेंगे। तो साहब के जो साथी लोग हैं बाद में साहब को याद करते हुए कहते थे कि साहब जब कहते थे कि एक दिन हमारा मुख्यमंत्री होगा, एक दिन हमारा प्रधानमंत्री होगा, तो हम लोग बड़ी बड़ी आंखों से साहब कांशीराम को देखते थे कि साहब ये हो कहाँ पाएगा। लेकिन साहब की बातों में इतना जोश था कि हम भी साहब की बातों में हाँ मिलाते थे। और वही साहब कांशीराम उसी वोट के अधिकार को गांव गांव एक एक आदमी तक पहुंच के बताए। तभी तो ये निषाद भाई आकर के आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, तभी तो ये राजभर भैया आज बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बने हो। हमारी एक एक जाति को साहब कांशीराम ने जोड़ा। कोयरी, कहार, लुहार, सुनार, मौर्या, भर, कुर्मी, तमाम जो जातियां थी पिछड़े समाज की, और तमाम अनुसूचित जातियां, जैसे हमारे पासवान भाई जो यहाँ बैठे हैं, चमरौटी के लोग जो यहाँ बैठे हैं बहन जी, धोबी समाज के लोग बैठे हैं, भंगी समाज के जो लोग बैठे हैं, तमाम और बिरादरियां जो बैठी हैं, सबको साहब कांशीराम ने इकट्ठा किया और नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये नारा दिया तो वो तमाम लोग बड़ी बड़ी आंखों करके साहब को देखते थे कि साहब सच में है ऐसा कि हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारा वोट ज्यादा है तो हमारा ही राजा बनना चाहिए। ये जो त्याग करने का जो जज्बा साहब ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर तैयार किया, इस जज्बे ने तमाम लोगों को तैयार किया। वो भी अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देकर के साहब के साथ इस मिशन मूवमेंट में कूद गए। और हम आज जो यहाँ तक पहुंच गए हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और अपनी विधानसभा की स्तरीय बैठक जब रखी जा रही है तो क्या 2-4-5 महीने में एक दिन बैठक हो रही है, क्या उसमें एक दिन 1 घंटा 2 घंटा का समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, और निकालना चाहिए भी। अगर अपने महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं तो हमको निकालना चाहिए। वो साहब कांशीराम जो टूटी हुई चप्पल पहनते थे, फटा हुआ बुशर्ट पहनते थे, मैला वैला कपड़ा रहता था, लेकिन कभी परवाह नहीं किया कि मैं भी कलफ लगा कपड़ा पहनूं, मैं भी बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों से घूमूं। चाहते तो ये सब साधन संसाधन जुटा सकते थे, लेकिन इसकी परवाह नहीं की। बस जुनून था कि एक दिन हुक्मरान बनाना है। जो सपना देखा उस सपने को पूरा करना है, और इस सपने को साहब कांशीराम ने पूरा करके तब दिखाया जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ मिला। क्योंकि एक औरत जब बोलती है तो बहन जी जमाना सुनता है। जब माननीय बहन जी का साथ मिला, वो साहब के साथ कदम से कदम मिला के चली, तो साहब का हुक्मरान बनने का सपना थोड़ा आसान हो गया। साहब की मीटिंग में जहां 1000, 1500, 2000, 4000 लोग इकट्ठा होते थे, जब माननीय बहन जी बोलती थी तो वही भीड़ 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख लोगों की संख्या पहुंचने लगी। संदेश तेजी से बढ़ने लगा। और फिर जब 84 में पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी 1984 में जब बनी, तब इस कारवां को आगे बढ़ाया गया। माननीय बहन जी पहली बार चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ती हार जाती हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ती हार जाती हैं, लेकिन 89 में यानी पार्टी बनने के 5 साल के अंदर
माननीय बहन जी 89 में चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं और पहली बार सांसद बन जाती हैं। और जब सांसद बनती हैं तो पहला सांसद बनने के बाद जो पहला वक्तव्य, जो पहला भाषण जनता के लिए देती है वो यही कहती है कि आज दलित की बेटी MP बनी है। ये कोई कठपुतली नहीं है कि किसी के कहने पे बनी है। आज जनता ने अपने वोट की कीमत का एहसास किया है और अपनी इस बेटी को अपने वोट के द्वारा सांसद बनाया है। निश्चित रूप से एक दिन बहुजन समाज हुक्मरान बनेगा और जिस दिन बहुजन समाज हुक्मरान बनेगा उस दिन ये समाज जो 85% समाज है, जो सर झुका के चलता था वो सर उठा के चलना सीखेगा। इस भाषण ने माननीय बहन जी के जलजला ला दिया। साहब कांशीराम माननीय बहन जी लगातार जनता के बीच में काम करते रहे। 3 सांसद चुने गए, माननीय बहन जी चुनी गई, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी चुने गए और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी चुने गए। 3 सांसद 13 विधायक हम लोगों ने पहली बार चुना तो जाना कि हमारे वोट से हमारा MP MLA भी चुना जा सकता है। इस क्रांति को आगे बढ़ाया और फिर 10 साल के अंदर ये क्रांति आगे बढ़ी। 67 विधायक हमारे चुन के आए 1995 में। 67 विधायक, सोचिए कितनी मेहनत की होगी साहब कांशीराम। हाँ, यही आजमगढ़ की धरती पे तमाम बातें साहब कांशीराम के जीवन से सुनते हैं बहन जी। वही साहब कांशीराम जो कि एक बार नहा धो करके अपना कपड़ा फैलाए थे बहन जी, अपना अंडरवियर बनियाइन फैलाए थे, उसमें बड़ा बड़ा छेद हो रखा था। वो चिथड़ा के जैसा भी कपड़ा उसको नहीं कह सकते, इतना फटा फटा कपड़ा फैलाए थे। उस समय अंगद यादव जी विधायक हो गए थे आजमगढ़ की धरती पे, तो उन्होंने देखा जिन साहब कांशीराम ने हम लोगों को विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, आज देखो वो साहब कांशीराम ये फटाहा चड्डी बंडी देखा उनका फटा हुआ है, तो वो नया जोड़ी 4 जोड़ी नया चड्डी बंडी उनका खरीद करके ताक लगा के अलमारी में रख देते हैं। अगले दिन उनका कपड़ा उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं ये तो बेकार है एकदम। साहब कांशीराम जब अगले दिन नहाने के लिए अपना कपड़ा खोजते हैं तो उनको कपड़ा नहीं मिलता, क्योंकि साहब तो अपना वही पुराना वाला कपड़ा खोज रहे होते हैं। तो नया नया कपड़ा रखा था अलमारी में, तो साहब कांशीराम कहते हैं अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया। तो अंगद यादव जी दूर खड़े हुए थे एकदम मूड़ी ऐसे झुका के, तो समझ गए साहब कि ये छोटा सा है, यही बदमाशी किया होगा। उनको बुलाते हैं पास में, कहे अंगद इधर आओ। कहने लगे मेरा कपड़ा कहाँ। कहे साहेब आपकी बदौलत हम लोग कलफ लगा कपड़ा पहन रहे हैं और आप एकदम जिसको चिथड़ा भी नहीं कहा जा सकता उतना फटा हुआ कपड़ा पहन रहे हैं। कहे साहिब हमने वो कपड़ा उठा के फेंक दिया, नया 4 जोड़ी आपके लिए अंडरवियर बनियान रखा, आप साहब साफ सुथरा कपड़ा पहने। तब साहब बुलाते, कहे अंगद इधर आ। अंगद के कंधे पे हाथ रखते कहते हैं अंगद अगर मैंने फटाहा बंडी पहना तो मैं शर्ट के अंदर न पहना हूँ, शर्ट के अंदर तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। अगर मैं फटा चड्डी पहना हूँ तो पैंट के अंदर पहना हूँ ना, उसके अंदर तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन हाँ, मेरे समाज में अभी ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास ये फटा अंडरवियर बनियान तक पहनने के लिए नहीं। तो अगर तुम लोगों का मदद करना चाहते हो तुम जा करके ये मदद उन लोगों के लिए करो, मेरे लिए मेरा पुराना कपड़ा ही है। तो साहब कांशीराम की बात सुन के अंगद यादव वैसे बड़ा बड़ा रोने लगे, कहने लगे साहब हम उनके लिए भी काम करेंगे, लेकिन आप भी साहब कांशीराम हमारा ये कपड़ा स्वीकार कर लीजिए। ऐसा त्याग किया भैया मेरे साहब कांशीराम ने, तब आज मुझे ये साहस मिला है यहाँ तक खड़े होकर के बोलने का। हमारी बहन जी जिस जमाने में घर छोड़ी थी उस जमाने में सांझ ढलने से पहले लड़कियां घर के अंदर हो जाती थी। मैं आपन बिटिया हमन बियावल जाला तो 4 दिन बाद चौथियान रहा हमके पता रहा कि बिटिया जौने की चौथे दिन घरे आ जाये तब वो फूट फूट के रोवल जाला। माई दादा रोवे ने, भैया रोवे ने, भौजाई रोवे ने, नात बात रिश्तेदार रोवे ने, पता रही कि अब 1 घंटा बाद लड़की से फोन पे हाल खबर हो जाए तब वो रोवल जाला। लेकिन हमार बहन जी जब घर छोड़नी तो ई ना पता रहा कि हमार बहन जी वापस आई है कि नहीं है। उनकर माई दादा उनके खातिर आंसू नहीं बहाए, बहन जी उनके खातिर आंसू नहीं बहाए, बल्कि उनको चेतावनी दिए कि तू घर छोड़ेगी तो आज से घर का दरवाजा तेरे लिए बंद होगा। ये त्याग किया हमारी बहन जी ने। तब आज और आप हम लोग यहाँ पर साहस करके यहाँ पे आप विधानसभा प्रभारी, आप जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हम लोग मंडल के पदाधिकारी, आप सब लोग जो पदाधिकारी बन पाए हो, ये हमारी बहन जी हमारे साहब कांशीराम का त्याग ही था। और वही बहन जी मुख्यमंत्री बनती है 1995 में, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती 97 में, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती है 2002 में। बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता अपने महापुरुषों के इतिहास को आगे बढ़ाने का। और साहब कांशीराम लगातार माननीय बहन जी को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। और 2003 में साहब कांशीराम कहते हैं इस मिशन मूवमेंट को अब आगे लीड करेगी बहन मायावती जी।
उत्तर प्रदेश को आगे लीड करेगी बहन मायावती जी। मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश भर में दौरा करूंगा। उत्तराधिकारी हमारे साहब कांसीराम बहन जी को नियुक्त करते हैं अक्टूबर के महीना में 2003 में, और उसके बाद साहब कांसीराम जगह जगह मीटिंग करते हैं। और ऐसा संजोग देख लीजिए कि साहब ने जो लहर दिखाई, राह दिखाई, जो लहर बनाई, उसको देखने के लिए साहब स्वयं ही जिंदा नहीं रहे। 2006 में 9 अक्टूबर को साहब कांसीराम हमको छोड़ के चले गए। ये कमलेश याद बैठे हैं, कमलेश भैया जी बामसेफ के, आप भी सरकारी नौकरी में, हम भी सरकारी नौकरी में जी। यहाँ कुछ और सरकारी नौकरी वाले बैठे हैं। हम सभी लोग गवाह हैं कि हम लोगों को नौकरी माननीय बहन जी के शासनकाल में मिली। हम लोगों को नौकरी शासनकाल में मिली। आपके घर परिवार आसपास के लोग देख लीजिए, बहुत सारे लोग बीएड बीटीसी किए हो, एमए बीएड किए हो, ये सब माननीय बहन जी के शासनकाल की देन है। यानी अपनी सरकार में जब 1 रुपया फीस नहीं पड़ता था, तब या तो नौकरी मिली या तो शिक्षा ग्रहण करने का हम लोगों को मौका मिला। वही साहब कांशीराम 9 अक्टूबर को हम लोगों को छोड़ के चले गए बहन जी। 2006 में चले गए, लेकिन जनता ने हुकार भरी और 2007 में 5 साल के लिए पूरी बहुमत से हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और जब मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहला फूल चढ़ाया माननीय बहन जी ने साहब कांसीराम। बहन जी सबसे पहले साहब कांसीराम को स्मरण किया, साहब कांसीराम को फूल चढ़ाया, कहा कि आपकी बदौलत आज मैं पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मैं बहुजन महापुरुषों का इतिहास जिंदा करूंगी। और वही लखनऊ में बहन जी मान्यवर कांशीराम स्मारक बनवाया साहब कांसीराम की स्मृति में। बहुत बड़ा स्मारक है। हम तो लखनऊ शहर में ही रहते हैं बहन जी, जहाँ पे इस समय स्मारक बना है, वहां पे पहले जेल हुआ करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा हम लोग पापा साइकिल पे चाचा उचा बैठा के ले जाते थे। उस जेल के बगल में से निकलने में दिन के 1 बजे 12 बजे लूटपाट हो जाता था। इतना सन्नाटा रहता था उस जगह, दिन में लूट हो जाती थी। लोग उस वाले रास्तों से जाना पसंद नहीं करते थे। हमारी बहन जी का साहस देखिए। बहन जी ने कहा जेल उठा करके शहर के बाहर कर दिया, कहा कि जेल शहर के भीतर नहीं रहेगी, जेल उठा के रायबरेली रोड पे दूर कर दिया, बिजनौर रोड पे, और उस जगह को पूरा तरीके से मान्यवर कांशीराम के नाम पे स्मारक बनवा दिया। आज जितना रौनक, जितनी चहल पहल उस रोड पे है, उतना पूरे लखनऊ शहर में किसी रोड पे नहीं। साहब कांसीराम के नाम पे बड़ा सा स्मारक बनवाया और एक बड़ी रैली माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री बनते बनते करी। और उस रैली में बहन जी लाखों लाख की संख्या में लोग आए। नारा चला, रैली नहीं रेला है, बहुजनों का मेला है। 5 साल सरकार चली। महात्मा ज्योतिबा फुले का बड़ा बड़ा मूर्ति गोमती नगर चौराहे पे, माता रमाबाई का बड़ा मूर्ति गोमती नगर चौराहे पे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बड़ा स्मारक बना वही गोमती नगर में। लखनऊ में एक 5 स्टार होटल है, होटल ताज के नाम से, उसका गुंबद सबसे बड़ा माना जाता था। हम लोग लखनऊ में ही पले बढ़े हैं बहन जी, सबसे बड़ा माना जाता था। लेकिन बाबा साहब के नाम का जब स्मारक बना तो उसका गुंबद उससे कई गुना ऊंचा हुआ। आज सबसे ऊंचा गुंबद लिए हैं साहब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का स्मारक। हमारे महापुरुषों का इतिहास जिंदा हुआ बहन जी। ये संभव हो पाया हमारी सरकार बनी तब। तो लगातार हमारी बहन जी मीटिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये लहर चली, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। हाथी चला दिल्ली की ओर। जब हाथी दिल्ली की तरफ चलने लगा तो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और बीच बीच में जनता के बीच में नया नया भ्रम फैलाया गया। ये तो खाली मूर्तियां लगवानी, स्मारक बनवानी, पार्क बनवानी, और क्या करवे पर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, आज 13 साल से हम लोगों की सरकार नहीं है। आप मुझे बताओ, आपके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार इतना हो रहा है, कौन नेता बोल रहा है आपके लिए? तमाम लोगों ने संविधान का भय दिखा दिखा करके आपके वोटों की लूटपाट की। खूब वोट लिए गए, राजभरों का वोट ले गए, यादवों का वोट ले गए, भर लोगों का, तमाम लोगों का वोट लेकर के गए। पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का भी वोट लेकर के गए। आज देख लीजिए, उन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर साधु सन्यासी होकर के बोल रहे हैं कि भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है, बाबा साहब का कोई योगदान नहीं संविधान लिखने में। अब ये मुझे बताओ, जो खोपड़ी पे संविधान लेके संविधान बचाओ कर रहे थे, 37 विधायक, उनके 37 सांसद उनके चुने और 125 विधायक चुने गए उत्तर प्रदेश में। किसी को खड़े होके बोलना चाहिए था ना कि जौन संविधान खोपड़ी पर लेके घूमत है, बाबा साहब लिख ले हैं, अति जौन साधु सन्यासी बोलत है, गलत बात है, अज्ञानता में बोलत है। क्यों न बोले? ई पीला गमछा वाले भैया आपो ध्यान कैले, अनिसाद भैया आपो ध्यान कैले, भौर भैया आपो ध्यान कैले। ये बतिया अपन बस्ती में हमन के बतावे के कि हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा,
कोई नेता नहीं बोला। हमारी बहन जी ने कभी संविधान का भय नहीं दिखाया, और आज बोला तो किसने बोला? बहन जी ने कल बोला कि वो जो साधु सन्यासी हैं उनको बेहतर है कि किताब पढ़ लें, ज्ञान अर्जित कर लें कि किसने संविधान लिखा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोला हमारी बहन जी ही बोल रही हैं, संविधान के पक्ष में हो, संविधान को लागू करने के लिए हो, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हो, हमारी बहन जी ये कर रही हैं। संविधान लागू करना मुद्दा है, संविधान बचाना मुद्दा नहीं है। वही बहन जी कह रही हैं कि उस साधु सन्यासी को ये भी जान लेना चाहिए कि इस भारत देश में मनुस्मृति नाम के ग्रंथ का इतना विरोध क्यों होता है। भाई, तुम संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हो, संविधान निर्माता के ऊपर उंगली उठा रहे हो, यानी तुम देशद्रोह कर रहे हो ना। भाई, भारत का संविधान किसने लिखा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। और एक साधु का वेश धारण किया हुआ व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी क्यों कर रहा? बोला भी तो हमारी बहन जी नहीं बोला, हमारी बहन जी ही बोल रही है। कानपुर में एक पार्क था, उसको बदल के दूसरे धर्म का जो है उसको पार्क बनाया जा रहा था। मान्यवर कांसीराम नगर के नाम पे नगर में एक पार्क था, उसमें बूढ़े लोगों का एक केयर सेंटर बनाया जा रहा था, कोई नहीं बोला, हमारी बहन जी बोली। आज 13 साल से सरकार से दूर हैं, इसके बावजूद हमारी बहन जी एक बार बोल रही है, तब भी सरकार अपना फैसला वापस ले ली। बहन जी, ये कानपुर वाला जो पार्क का था डेवलपमेंट, उसको भी वापस ले लिए, और कांसीराम नगर में भी बहन जी साहब कांसीराम के नाम पे पार्क बना था, उस पार्क में सरकार दूसरा पार्क बना रही थी, उस फैसले को भी सरकार ने वापस ले लिया। ये ताकत है बहन जी की, और ये ताकत किसकी वजह से है? ये जो 14 सेक्टर अध्यक्ष लोग मौजूद हैं, और 14 सेक्टर अध्यक्षों से ज्यादा संख्या में आम कार्यकर्ता मौजूद है। हमारी विधानसभा की टीम से ज्यादा लोग, आम लोग यहाँ पर जो मौजूद है, ये ताकत आपकी है भैया। ये बहुजन समाज पार्टी के वो प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं भैया, प्रत्यक्ष रूप से हम आपको पदाधिकारी दिख रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप सारे लोग सपोर्टर हो, जिसकी वजह से हमारी बहन जी एक बार बोलती है तो सरकारों को अपना फैसला बदलना पड़ता। और वही बहन जी आपकी ठानी है कि 2027 में सरकार बनानी है, लेकिन 27 में सरकार कैसे बनेगी? ये 14 सेक्टर अध्यक्षों के दम पे नहीं बहन जी, बल्कि 14 से 3 गुना संख्या में जो बाकी लोग यहाँ मौजूद हो, आपके दम पे सरकार बनाएगी। और आपको अपना दमखम दिखाने के लिए 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी ने मान्यवर कांसीराम साहब की स्मृति में कार्यक्रम रखा है। हर साल होता है बहन जी कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन अब की बार का कार्यक्रम स्पेशल इसलिए है कि अब की बार इस कार्यक्रम को संबोधित बहन जी करेंगे। तो मैं जो बात जहां से शुरू की थी वहीं आ जा रही हूँ। मैं इतनी लंबी बात नहीं करने आई थी, लेकिन जो 14 सेक्टर अध्यक्ष आए हैं, केवल उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये बात बता दूं कि जो नहीं आए हैं उनको इस बात को बहुत मलाल रहेगा कि यहाँ पे मीटिंग में क्या हुआ। बहन जी, जो माननीय बहन जी, ये मीटिंग है, ये कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन जो बात में माननीय बहन जी इस बार इस मीटिंग को संबोधित करेंगी। और जैसे बहन जी घड़ी का सुई 11 बजता है तो एंटर कर देती है ना, 11:15 बजता है तो मीडिया, और 11 बजे तो बहन जी। ये कार्यक्रम प्रातः 9 बजे लखनऊ में मान्यवर कांसीराम स्मारक पे होगा। तो 9 बजे का मतलब बहन जी ठीक 9 बजे आ जाएगी। 9:01 नहीं होता और 8:59 नहीं होता। 9 बजे का मतलब बहन जी 9 बजे आ जाएंगे। हम सब लोगों को माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है, आह्वान भी किया है, आप लोगों से अपील भी की है कि आप लोग जाइए। जो मंडल आप देख रहे हैं, जैसे हम आजमगढ़ मंडल देख रहे हैं, तो आजमगढ़, मऊ, बलिया जा करके विधानसभा के लोगों को पहले बताइए, और उसके बाद हम लोग गांव-गांव में भी मीटिंग करके इस कार्यक्रम के लिए जागरूकता करेंगे कि 9 अक्टूबर को अपनी वापस वही बहुजनों का ये रैली नहीं रेला संबोधित करेंगी। ये कार्यक्रम में हम जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होंगे बहन जी, उतना ही तो ज्यादा विरोधियों का हवा खराब होगा ना। हाँ, तो कितने लोग हो जो 9 अक्टूबर को साहब कांशीराम के पुण्य, सभी लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। आपको मैं बताऊं, इसका इतना जोश था 9 अक्टूबर वाले कार्यक्रम का कि माननीय बहन जी 7 सितंबर को मीटिंग ली है ना लखनऊ में, और लोग इतने उत्साहित हो गए कि बहन जी आ रही रैली करने, बहन जी आ रही रैली करने, क्योंकि काफी लंबे समय बाद लखनऊ में रैली हो रही। आपको पता है 7 सितंबर को मीटिंग हुई और लोग 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को ही वहां पहुंच गए। मेरे पास कम से कम 100 फोन आया होगा, 100 फोन आया होगा कि बहन जी हम लोग कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए, आप लोग कब तक पहुंचेंगे, आप लोग कब तक पहुंचेंगे। हम कहे अरे भैया मीटिंगिया 9 अक्टूबर के
बा 9 सितंबर के ना है कहीं हमार बस छूट गई रही, हम जैसे तैसे ट्रेन में बिना टिकट के चुप्पे से कहीं कब तो बैठ के हम जैसे तैसे धक्का खाते पहुंच गए कि हम टाइम से पहुंच जाए, कहीं हमारे से रैली छूट न जाए। इतना उत्साह है लोगों में कि 9 अक्टूबर का इंतजार नहीं कर पाए लोग, 9 सितंबर को ही पहुंचना शुरू कर दिया। तो हम कहे नहीं, अभी आप लोग घूम लीजिए, पहुंच गए लखनऊ, घूम लीजिए, उसके बाद 9 अक्टूबर को सब लोग आइएगा। तो ये मेरी अपील है, अनुरोध है आप सब लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को इस रैली को सफल बनाना है। देखिए पहले का जो समय था, माननीय बहन जी ने कहा है कि ये चुनावी माहौल नहीं है, कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, 10 ठो बस आप लगा दीजिए, 4 ठो बस आप लगा दीजिए। चुनावी वाला कोई काम नहीं करना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी जैसे बनी थी उसी पैटर्न पे हम लोगों को काम करना है। हमके आप लोग पैसा रुपया नहीं देते हैं ना, हम लोग आते हैं लेकिन आपके बीच में तो हम आते हैं, और जब हम आप लोगों के बीच में आते हैं तो आप लोग और से गांव में जब रहते हैं, मीटिंग तो हाल में रखा गया है, गांव में रखा गया है, तो ये मीटिंग में और भी लोग इकट्ठा होते हैं, आसपास के गांव के भी लोग आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से छोटी मीटिंग में आप लोग उत्साह दिखाते हैं, वैसे ही माननीय बहन जी ने कहा है कि चन्ना भूजा उजा रख लीजिए, जैसे पहले होता था, सतुआ पिसान उसान रख लेते थे, गुड़ भेली रख लेते थे, भूजा उजा रख लेते थे, वो रख लीजिए और राती के बैठ लिया, यहाँ से चाहे ट्रेन में बैठ लिया और चाहे बस में बैठ लिया, राती के बैठा, आप भोर में 4-5 बजे आपके बस उतार देंगे। 9-10 बजे अगर रात में बस में बैठेंगे खाना पीना खाने के बाद, तो भोर में आप 4 बजे 5 बजे लखनऊ में उतर जाएंगे। और रैली जहाँ पर है मान्यवर कांशीराम स्मारक पे, उसके बगल में माता रमाबाई रैली स्थल को भी बुक किया गया है, वो भी इस जगह बुक किया गया कि गाड़ी उड़ी खड़ा करने के लिए व्यवस्था रहे और लोगों को फ्रेश व्रेश होने के लिए, नहाने होने के लिए, उस सबका पानी होने का व्यवस्था पूरा टैंकर वंकर लगा के वो पूरा व्यवस्थित किया गया। यानी आपके रुकने का प्रबंध वहां पे लखनऊ की टीम के द्वारा किया गया। आप सब लोग सुबह पहुंचिए, अपना फ्रेश व्रेश होइए, जिसको नहाना आना है वहां पे अपना नहाए वहाए, पानी वानी पीजिए, उसके बाद अपना चन्ना भूजा अपना खाइए होइए और सीधे वहां से कार्यक्रम स्थल पे 6 बजे कूच कर जाइए, ताकि 7 बजे तक आप लोग कार्यक्रम स्थल पहुंच जाइए। तो मान्यवर कांशीराम स्मारक से रैली स्थल ज्यादा दूर नहीं है बहन जी, वहां रैली स्थल पे आपकी गाड़ी रुकेगी, वहां पे आप अपना सामान वामान जो भी गाड़ी में रखना या साथ में लेना, आप लेकर के आप रैली स्थल पे आ जाइए, जो कार्यक्रम स्थल है कांशीराम स्मारक। वहां पे माननीय बहन जी 9 बजे आएंगी, हम लोग सुबह 6 बजे 7 बजे तक पहुंच चला जाए तो अपना अपना स्थान हम लोग सुरक्षित कर दिया। बहन जी 9 बजे आएंगी, फूल अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगी, उसके बाद जनता को संबोधन करेंगी और जनता को संबोधन दे करके बहन जी तो चली जाएंगी। उसके बाद वो दरवाजा हम लोगों के लिए खुला रहेगा कि हम सारे लोग अपने मसीहा का जो बड़ा सा मूर्ति लगा है, बड़ा सा गुम्बद वाला स्मारक बना है, उस स्मारक में हम लोग भी बारी बारी से जा करके फूल चढ़ाएं। तो बहन जी एक बड़ा अवसर हमको और आप लोगों को मिला है साहब कांशीराम को स्मरण करने का। और हाँ, एक जो हवा बयार चली है ना, बसपा खत्म हो गई है, ऐसा बहुत जने बोले ना, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। बहन जी तो बाहर नहीं निकलती, बहन जी बाहर नहीं निकली होती तो मेरे जैसी महिला यहाँ खड़े होके दहाड़ के इतना बोल नहीं पा रही होती। आपकी जैसी औरतें बहन जी, जो आप लोग ये पंचशील वाला साड़ी और ई वाला साड़ी पहन के कम से कम साहस तो किए हैं कि पार्टी का मीटिंग में आप बने आई हैं, ये साहस हम औरतें नहीं कर पाती। तो बसपा खत्म हो गई है, उनको जवाब आपको ही देना है। मेरा उदाहरण देकर के बोलिए, इतनी विपरीत परिस्थितियों में लालगंज लोकसभा से हम 2.25 लाख वोट पाए थे, अगर बसपा खत्म हो जाती तो एक लोकसभा में 2.25 लाख वोट आपकी इस बहन को नहीं देता। नहीं, अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, 2.25 लाख लोग एक लोकसभा से आपके साथ में हैं, और कैसे मुंह उठा के बोल देते हो कि बसपा खत्म हो गई। खत्म तो तुम लोग हो गए हो। 37 सांसद जीतने के बाद कोई मुंह उठा के भारत के संविधान के ऊपर कुछ भी बोल दे रहा है, और तुम्हारे वो तमाम सांसद मुंह में दही जमाए बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा। आज भी दिख रहा है, अगर बातचीत दिख रही है, टिप्पणी पे आलोचना दिख रही है, सरकार को नसीहत दिख रही है, तो केवल और केवल हमारी आपकी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की। तो वही बहन जी को ताकत बहन जी बनाना है, उस ताकत को दिखाना है। बहन जी माथे सिंदूर नहीं पहनी, बहन जी हाथे चूड़ी नहीं पहनी, रंग बिरंगा कपड़ा पहनना कौन औरत को नहीं सुहाता, शौक श्रृंगार करना कौन औरत को नहीं सुखाता, लेकिन सारा कुछ त्याग दी आपके और हमारे लिए। आज बहन जी कहती है, आज बहन जी इस बात को कहती भी, अभी भी मीटिंग में कर रही थी कि तुम लोगों के पास तो परिवार है, लेकिन मेरा परिवार तो तुम ही सब लोग हो, तो इस परिवार को संभालना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। तो बहन जी हम ही बताई कि सब आप लोग अपन लड़का बच्चा पढ़ावत हैं, घर दुआर बनावत है, गाड़ी घोड़ा खरीदत हैं, क्या अपन साहब कांशीराम के नाम पे हम एक दिन अपन किराया भाड़ा से लखनऊ तक ले ना पहुंच पाएंगे?
पहुंचेंगे ना भांजी, पहुंचल जाए ना, आराम से पहुंच सकते हैं। अरे न्योता हकारी करने जाते हैं तो 2-2.5 रुपया का गाड़ी उड़ी बुक करते हैं ना, बिटिया से मिलने जाए, बेटवा से मिलने जाए, तो शादी तय करने जाए, ब्याह के बात करने जाते, गाड़ी उड़ी बुक करके जाते हैं। तो जैसे वो गाड़ी बुक करके जाते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, अब की बार समाज के काम के लिए करिए।